Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology IT code 802. आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन सीक्वल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम DDL एंड DML कमांड्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही कुछ DDL कमांड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम डेटा टाइप्स के बारे में भी समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अभी तक हमने डेटाबेस, DBMS एंड RDBMS के बारे में डिटेल में समझा है। आज की इस वीडियो में हम सीक्वल के बारे में समझने वाले हैं। तो ये सीक्वल क्या है? तो देखिए, जब RDBMS में हमें कोई भी डेटाबेस बनाना हो या फिर डेटाबेस में टेबल्स बनानी हो, टेबल्स में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हो या फिर इनसे रिलेटेड और कोई भी ऑपरेशन करना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीक्वल। तो सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो सीक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम RDBMS में डेटाबेस, टेबल्स, रिकॉर्ड्स के साथ काम करते हैं। सबसे पहले आपको सीक्वल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो देखिए, कई बार आप सीक्वल और माई सीक्वल को एक ही चीज़ समझते हैं, पर नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। यहाँ पर सीक्वल का मतलब क्या है? सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिससे हम RDBMS में काम करने वाले हैं। बट माई सीक्वल क्या है? माई सीक्वल एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिस तरह से अगर आपको कोई भी स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है तो स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बट अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो वो क्या है? वो स्प्रेडशीट है? नहीं, वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं माई सीक्वल की, तो वो है RDBMS सॉफ्टवेयर, और जब हम बात करते हैं सीक्वल की, तो वो है एक लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम RDBMS में काम करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम दो टाइप्स की सीक्वल कमांड्स के बारे में समझने वाले हैं, DDL कमांड्स एंड DML कमांड्स। सबसे पहले बात करते हैं DDL कमांड्स के बारे में। DDL का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पर हमें डेटा डेफिनेशन की बात करनी है। तो डेटा डेफिनेशन में क्या आता है? बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। जैसे अगर हमें डेटाबेस बनाना है, टेबल्स बनानी है, कॉलम्स बनाने हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या फिर स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम DDL कमांड्स की हेल्प से करते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स भी DDL कमांड्स की हेल्प से ही अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमें प्राइमरी की कांस्टेंट लगाना है, फॉरेन की कांस्टेंट लगाना है, तो ये भी हम DDL कमांड्स की हेल्प से ही लगाते हैं। ठीक है, ये सभी DDL कमांड्स यहाँ पर गिवन हैं। DDL कमांड्स और भी होती हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ यही कमांड्स डिस्कस करेंगे बिकॉज यही हमारे सिलेबस में है। इसी तरह से जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है DDL एंड DML, इस क्लासिफिकेशन के अलावा भी क्लासिफिकेशन होता है, बट हम सिर्फ उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना क्लास 12 के सिलेबस में है। ओके, यहाँ पर हर एक कमांड को हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये दोनों कमांड्स डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ DML। DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो भी एक्चुअल डेटा स्टोर होता है उससे रिलेटेड मैनिपुलेशन करने के लिए हम ये कमांड्स यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कोई वैल्यू अपडेट करनी है या फिर जो डेटा है उसे डिलीट करना है, तब आप यूज करते हैं DML कमांड्स। यहाँ पर हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। जब हमने DDL की बात की थी तो DDL में हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट यहाँ पर हम बात करते हैं डेटा की, जो डेटा उस स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है। तो यहाँ पर एक्चुअल डेटा वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम DML कमांड्स का यूज करते हैं। ओके, देन दीज आर DML कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इन सभी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ओके,
अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, आप क्लास 12th में जावा और सीक्वल दो लैंग्वेजेस सीखते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं जो आपको सीक्वल और जावा दोनों में याद रखने हैं। एंड जनरली आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा पॉइंट हमें कहाँ पर यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहला एक चीज यहाँ पर डिफरेंट है और एक चीज यहाँ पर कॉमन है। तो सबसे पहले हम कॉमन चीज को समझते हैं। कॉमन क्या है? सीक्वल स्टेटमेंट हो या फिर जावा स्टेटमेंट हो, वो सेमीकोलन के साथ ही एंड होगी। जैसे अगर आप इंग्लिश में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको उसे एंड करने के लिए एक फुल स्टॉप लगाना होता है। इसी तरह से अगर आपको कोई सीक्वल स्टेटमेंट को एंड करना है तो आपको सेमीकोलन लगाना होगा, ठीक है। सिमिलरली विथ जावा स्टेटमेंट। तो ये थी कॉमन चीज, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, सीक्वल में भी और जावा में भी, ओके। अब बात करते हैं डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट है केस सेंसिटिव होना। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सीक्वल की, तो सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने कोई कमांड लोअर केस में लिखी है और अगर आप वही कमांड अपर केस में लिखते हैं तो ये दोनों चीजें सेम हैं। मतलब यहाँ पर आपने एक ही कमांड को डिफरेंट केस में लिखा है तो वो डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपने सिर्फ केस चेंज किया है बट कमांड सेम है। तो ये चीज सीक्वल में आपको याद रखनी है कि सीक्वल में केस सेंसिटिव नहीं होती हैं कमांड्स, ठीक है। आप उस चीज को लोअर केस में लिख रहे हैं या फिर अपर केस में लिख रहे हैं, इट डज नॉट मैटर, ओके। बट अगर हम बात करते हैं जावा की, तो जावा केस सेंसिटिव होता है। जावा के केस में अगर आपने कोई कमांड लोअर केस में दी है और अगर आप वही कमांड अपर केस में देंगे तो वो डिफरेंट होंगी दोनों, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगेन मैं एक बार आपको क्विक समरी दे देती हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर डिफरेंट चीज की बात करें तो डिफरेंट ये है कि सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं होता और जावा केस सेंसिटिव होता है। बट अगर कॉमन चीज की बात करें तो सीक्वल स्टेटमेंट और जावा स्टेटमेंट्स दोनों ही सेमीकोलन के साथ एंड किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कमांड्स की। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस। जब हमें न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तब हम ये कमांड यूज करेंगे। तो देखिए, अब जितनी कमांड्स हम पढ़ने वाले हैं सभी के लिए हम सिंटेक्स डिस्कस करेंगे। सिंटेक्स में मैंने जो भी चीज येलो से लिखी हुई है वो कीवर्ड्स हैं एंड आपको एज इट इज लिखने होते हैं। ऑफकोर्सली केस आप चेंज कर सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, बट ये कीवर्ड्स हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है क्रिएट डेटाबेस और फिर उसका नेम, तो आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रिएट की जगह आप और कुछ लिख दें, ये कीवर्ड है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। सो क्रिएट डेटाबेस और इसके बाद आपको लिखना है एक्चुअल डेटाबेस का नेम। यहाँ पर ये सिंबल्स मैंने आपको जहां पर भी दिए हैं और ये चीज रेड कलर में आपको गिवन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो डेटाबेस का जो नेम आप रखना चाहते हैं, जैसे सपोज करते हैं आप टीचर नेम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रिएट डेटाबेस और नेम की जगह आप लिखेंगे टीचर, ठीक है। और ये सिंबल्स वहां पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये सिंबल सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आएगी, ठीक है। ये सिंबल्स नहीं लगाने हैं, आप सिंपली यहाँ पर एक नेम लिखेंगे जो एक्चुअल डेटाबेस का नेम होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, ओके। अब बात करते हैं शो डेटाबेसेस कमांड के बारे में। तो जब आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है उसके बाद आपको देखना है कि सर्वर पर करंटली कितने डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी के नेम्स क्या हैं, आपको उनकी एक लिस्ट देखनी है। तो ये लिस्ट देखने के लिए आप यूज करेंगे शो डेटाबेसेस कमांड। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं लिखना है, मीन्स यहाँ पर कोई डेटाबेस का नेम नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आप यहाँ पर ये कमांड दे ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको सभी डेटाबेसेस के नेम्स एक साथ लिस्ट में दिख जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना है, शो डेटाबेसेस, और फिर सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, ये है यूज डेटाबेस। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम पर सर्वर पर मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, राइट। तो अब हमें बताना होगा सर्वर को कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है आगे आने वाली स्टेटमेंट्स के लिए। मींस जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हम कौन से डेटाबेस में लिखेंगे, ये चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर यूज कीवर्ड।
देखिए, जहाँ पर भी मैं बोलती हूँ कीवर्ड, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको एज़ इट इज़ लिखनी होती है एंड उस चीज़ का यूज़ करना वहाँ पर ज़रूरी है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि ये है यूज़ कीवर्ड, इसका मतलब ये यहाँ पर एज़ इट इज़ लिखा जाएगा, ओके? इसके बाद आपको एक्चुअल डेटाबेस का नेम लिखना है। यहाँ पर आपको डेटाबेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली लिखेंगे यूज़ और फिर उसका नेम। जैसे अगर डेटाबेस का नेम है टीचर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूज़ टीचर सेमीकोलन। सो यहाँ पर हमने बताया है कि हमें टीचर डेटाबेस यूज़ करना है, ठीक है? अब बात करते हैं क्रिएट टेबल कमांड के बारे में। तो जब हमें न्यू टेबल क्रिएट करनी है तब हम यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल कमांड। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल कीवर्ड, इसके बाद एक्चुअल टेबल का नेम लिखेंगे। सपोज करते हैं टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है? इसके बाद अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि जैसे ये ब्रैकेट यहाँ नेक्स्ट लाइन में गिवन है, तो क्या हमें ये नेक्स्ट लाइन में ही देना है या फिर हम सेम लाइन में भी दे सकते हैं? आप बिल्कुल सेम लाइन में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपको ये पूरी स्टेटमेंट जो इतनी मल्टीपल लाइन्स में लिखी हुई है, आप अगर इसको सिंगल लाइन में देना चाहते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट अगर एक सिंगल लाइन में बहुत लंबी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो बहुत विड्थ ऑक्यूपाई करेगी, जिसकी वजह से आपको स्क्रॉल करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एंटर कर देते हैं एंड नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, ठीक है? सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको नेक्स्ट लाइन से ही लिखना है या फिर सेम लाइन में ही लिखना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अब जब हमने ये बताया है कि हमें कौन सी टेबल क्रिएट करनी है, हमने सिर्फ अभी तक उसका नेम बताया। अब हमें ये भी बताना होगा कि वहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स होंगे। तो अब हम कॉलम्स की डेफिनेशन देने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ये क्या है? ये है सबसे पहले कॉलम का नेम। आपको यहाँ पर कॉलम का नेम लिखना है। सपोज करते हैं कॉलम का नेम है स्टूडेंट नेम, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट नेम। इसके बाद स्पेस देंगे और फिर उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर डेटा टाइप्स क्या है उसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, बट हाँ आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई वैल्यू स्टोर की जाती है तो वो डेटा कौन से टाइप का है, यही होता है डेटा टाइप। सपोज करते हैं कि आपने रोल नंबर स्टोर किया है, तो रोल नंबर क्या है? एक इंटीजर है, तो इसलिए उसका डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है? तो जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसका क्या टाइप है, वही होता है डेटा टाइप, ठीक है? उससे हमें ये पता चलता है कि वहां पर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होने वाली है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की। तो देखिए जब भी आप बात करते हैं किसी भी कॉलम की, तो वहाँ पर अगर हमें कोई भी एडिशनल लिमिटेशन लगानी है, जैसे हमें बताना है कि जो फर्स्ट कॉलम है ये एक प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की एक कांस्टेंट की तरह यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे प्राइमरी की, ठीक है? और फिर कॉमा लगा देंगे, ठीक है? और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कॉलम डेफिनेशन देते हैं तो सिर्फ दो चीजें नेसेसरी हैं, कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। कांस्टेंट ऑप्शनल होता है, आप देना चाहते हैं तो दें और अगर नहीं देना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है? सो इसी तरह से आपको सभी कॉलम्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, ओके? अब यहाँ पर जब आपने ये फर्स्ट कॉलम की डेफिनेशन लिखी है, आपने यहाँ पर कॉमा लगाया। इसी तरह से आपको जितने भी कॉलम्स की डेफिनेशन देनी है वो सभी आप इस तरह से कॉमा लगाकर दे सकते हैं। फिर जब लास्ट कॉलम होगा, मींस उसके बाद और कोई कॉलम नहीं है, तो आप इस तरह से उसकी कॉलम डेफिनेशन लिखेंगे और अब यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसके बाद तो कोई कॉलम नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या लगाना है, ये जो ब्रैकेट हमने यहाँ पर ओपन किया था इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है? क्लोज करने के बाद हमें पता है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है एंड किसी भी सीक्वल स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन, राइट? तो ये चीज हमने यहाँ पर यूज की है, ठीक है? तो आई होप ये कमांड आपको क्लियर है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पर हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? Now let us talk about data types.
सो डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि डेटा वैल्यू जो हम स्टोर करने वाले हैं उसका क्या टाइप है, मतलब वो इंटीजर है या फिर वो कैरेक्टर है, एंड उसके लिए कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करना है, ये चीज़ उसका डेटा टाइप डिसाइड करता है। सो यहाँ पर हम 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, मीन्स स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप कैर या वैर कैर यूज करते हैं। कैरेक्टर से यहाँ मतलब है आप अल्फ़ाबेट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स यूज कर सकते हैं। सो कैरेक्टर्स में आपको बेसिकली स्ट्रिंग की बात करनी है, तो यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप चूज करना है, उसके लिए आप इंट या फिर इंटीजर यूज करते हैं, दोनों एक ही बात है। देन अगर आपको डेसिमल वैल्यू यूज करनी है, मीन्स जहाँ पर डेसिमल में पॉइंट में वैल्यूज गिवन होती हैं, इस तरह से अगर कोई वैल्यू लिखी है 1.5, सो यहाँ पर ये डेसिमल है। सो अगर इस टाइप की वैल्यूज आपको यूज करनी है तो डेसिमल डेटा टाइप यूज करेंगे। देन अगर कोई डेट है तो उसके लिए डेट डेटा टाइप यूज करते हैं। और यहाँ पर दो बातें ध्यान रखेंगे, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है इसके लिए कोड्स यूज नहीं करने। अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं तो उसके लिए कोड्स यूज नहीं करने, बट अगर कैरेक्टर वैल्यू है या फिर डेट वैल्यू है, उन दोनों के लिए ही कोड्स यूज करने हैं। अगर कोई भी वैल्यू है जिसमें कैरेक्टर हम दे रहे हैं इस तरह से, हमें उसे कोट्स में एनक्लोज करना है। सिमिलरली अगर कोई डेट वैल्यू है तो उसे भी कोट्स में एनक्लोज करेंगे। ओके, कैर डेटा टाइप ये हम तब यूज करते हैं जब हमें फिक्स लेंथ की कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है। फिक्स लेंथ से मतलब है हमें पहले से पता है कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स होंगे। जैसे अगर हमें कहा गया है कि हमें फ़ोन नंबर स्टोर करने हैं, तो हमें पता है कि फ़ोन नंबर में कितने कैरेक्टर्स होंगे, 10 कैरेक्टर्स होंगे। सो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे कैर, और फिर उसके आगे ब्रैकेट में 10। ठीक है, तो ये जो भी ब्रैकेट में लिखा जाता है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करने से क्या होता है, हम ये बताते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स की मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, तो अगर हमने बताया है 10, तो वहां पर 10 कैरेक्टर्स का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये एक कॉलम का नेम है जीमेल, और फिर हमने उसका डेटा टाइप प्रोवाइड किया है। डेटा टाइप है कैर, और उसके आगे हमने ब्रैकेट में लिखा है 20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 20 कैरेक्टर्स का स्पेस रिजर्व हो चुका है। मतलब 20 कैरेक्टर्स का जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है वो अब फ्री नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हमने लिखा है जीमेल की वैल्यू हमने सिर्फ एफओसी दी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं, तो ये तो 20 कैरेक्टर्स का स्पेस ऑक्यूपाइड था। तो 20 में से अगर सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही ऑक्यूपाई कर पाए हैं, तो बाकी मेमोरी स्पेस का क्या होगा, वो फ्री अप नहीं हो पाएगा, वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड रह जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यूज किया था कैर डेटा टाइप। अब बात करते हैं वेर कैर डेटा टाइप की। तो वेर का मतलब होता है वेरिएबल। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। मींस यहाँ पर हम सिर्फ ये स्पेसिफाई करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है जीमेल कॉलम के लिए डेटा टाइप है वेर कैर 20, तो हमने ये बताया है कि यहाँ पर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम जीमेल की वैल्यू एफओसी देने वाले हैं, तो 20 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, जो रिमेनिंग मेमोरी स्पेस है, मींस 20 कैरेक्टर्स में से अगर हम सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स दे पाते हैं, तो 17 कैरेक्टर्स का स्पेस अभी भी बाकी है। तो क्या वो ऑक्यूपाइड रहेगा? नहीं, वो इस बार ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, वो फ्री हो जाएगा। ओके, यही डिफरेंस होता है कैर और वेर कैर के बीच में। कैर को हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें पता है कि उसकी लेंथ फिक्स्ड है, बट जब उसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं है, वो वेरिएबल है, तब हमें यूज करना है वेर कैर। ठीक है, क्योंकि अगर हमने वेर कैर यूज किया तो यहाँ पर जो रिमेनिंग मेमोरी स्पेस होगा वो ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, वो फ्री हो जाएगा। ओके,
अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, इंटीजर। इंटीजर को इंट से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब अगर कहीं पर आपने इंट लिखा है या फिर इंटीजर लिखा है, दोनों सेम बात है, ठीक है। ये इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए यूज की जाएगी। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में एक कॉलम है फोन एंड इसका डेटा टाइप है इंट। सो यहाँ पर हम ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये एक इंटीजर वैल्यू है एंड इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू को आपको कोट्स में देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जब हम बात कर रहे थे कैर या वेर कैर की, तो वहाँ पर हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, तो स्ट्रिंग के केस में हम कोट्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो हमें इसे कोट्स में नहीं रखना, ओके। अब बात करते हैं डेसिमल डेटा टाइप के बारे में। डेसिमल का मतलब है जब भी हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यूज को जब डेसिमल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसी डेटा टाइप को डेसिमल डेटा टाइप से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले डेसिमल लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में हमें 2 नंबर्स देने हैं। ये क्या है? सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा आपको कौन सी वैल्यू गिवन है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स गिवन है। देन बात करें डेसिमल पॉइंट्स की। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि डेसिमल हमें कहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। सपोज करते हैं इसी एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे, इस एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे 2,1। तो ऐसा हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं एंड देन 1 क्या है, 1 यहाँ पर बता रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज करते हैं कि 2 वैल्यूज होती या फिर यहाँ पर 3 वैल्यूज होती, इस तरह से 1.523, तो हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करेंगे, तो वो कितने हो गए हैं, वो इस बार हो गए हैं 4। और अगर हम बात करें डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखते, ठीक है। तो ये जो डी है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल के बाद कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर डी 0 है, अगर हमने डी को 0 लिखा है या फिर स्पेसिफाई ही नहीं किया है, इसका मतलब वहां पर कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये है सैलरी कॉलम जिसका डेटा टाइप है डेसिमल। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 8 और हमने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के लिए 2 डिजिट स्पेसिफाई किए हैं, मींस डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करेंगे तो कितने डिजिट्स हैं, 8, और फिर हमने लिखा है 8,2। इसका क्या मतलब है, तो ये 2 स्पेसिफाई कर रहा है कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। सो ये था डेसिमल डेटा टाइप, ओके। देन डेट डेटा टाइप, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें डेट वैल्यू स्टोर करनी है। इस फॉर्म में आपको डेट की वैल्यू देनी है। सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ और फिर डेट। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डेट वैल्यू को हमेशा कोट्स के बीच में लिखना है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होती है कि ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, बट नहीं, डेट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों अलग अलग हैं। सो ये डेट आपको न्यूमेरिक वैल्यू की तरह कंसिडर नहीं करनी, इसका अपना डेटा टाइप है डेट, ओके। सो आपको इसे कोट्स में यहाँ पर रखना है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू देनी है डेट डेटा टाइप के लिए, तब आप कोट्स यूज करेंगे, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने ये सभी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।